हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। चलिए फ्रेंड, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है भारतीय इतिहास से। और यह भारतीय इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी में 2016 के आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये वीडियो लेकर आते हैं। और जिसमें यह 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक वनडे एग्ज़ाम के नज़रिए से यह 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 30 जो भी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय जो कि भारतीय इतिहास के हैं। और यह बहुत ही लंबा बहुत ही लंबा ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसको हम पार्ट में वीडियो के पार्ट में 10-10, 20-20, 30 क्वेश्चन के माध्यम से उसको लेकर आ रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को ज़रूर याद करें, बल्कि हम कहेंगे कि आप इन्हें रट लें। और आप रट नहीं सकते तो आप सिलेबस के अंतर्गत पहले थ्योरी पढ़ के समझ करके इसको याद कर लें। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसके लिए हम थ्योरी भी लेकर आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो इससे पहले हम कुछ वनडे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न के तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे, जो कि दक्षिण भारत से पूछे जा चुके हैं। दक्षिण भारत जो इतिहास है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है दक्षिण भारत से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया है 7 अप्रैल और 16 अप्रैल को। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार नहीं बल्कि बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमको क्या करना है, रटना है, याद करना है, या ऐसे ही इग्नोर कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन दिया है वो है पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है, क्वेश्चन मार्क है। और देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है पुलकेशी, सेकेंड बी है राजसिम्हा, सी है करिकाल और डी है नंदी वर्मन। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, राइट आंसर होगा। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था, तो जो करिकाल था वह पूर्व चोल राजाओं में महान माना जाता था। देखिए करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने लगभग 190 ईस्वी तक शासन किया था। जो भी पूर्व चोल राजा या शासक थे, उन सभी शासकों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता था। और इसने 190 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में पांड्य साम्राज्य एवं चेर वंश के जो शासक थे वो महत्वहीन हो गए थे, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण शासक हो गया था। देखिए संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पतन कावेरी पत्तनम की स्थापना की थी। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अगला आज का जो दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण भारत से, वो ये है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑप्शन जो है दिया है, ए करिकाल, बी राजराज, सी महेंद्रा और डी है विक्रमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो
बी राइट आंसर होगा राजराज। यानी राजराज जो है यह एक चोल राजा था और जिसने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, देखिए राजराज प्रथम जो था वो 985 से 1015 ईस्वी तक अरिमोलवी वर्मन प्रांत द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय था। ठीक है, और परांत द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। इस राजराज ने दक्षिण में केरल, पांड्या तथा सिंहल राजाओं के विरुद्ध अभियान किया। इसने अपने शासन के अंत में राजराज ने मालदीव को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया और इस द्वीप की विजय जो है उसने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से की थी। ये जो जीत थी वो अपनी शक्तिशाली नौसेना की वजह से मतलब यह जीत पाया था। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरा जो है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? जो श्रीलंकन राष्ट्र है वो उसकी पहली राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन में दिया है जफना, पोलोन्नारुवा, अनुराधापुरा, कैंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुराधापुरा। यानी जो श्रीलंकन राष्ट्र की जो राजधानी थी वो अनुराधापुरा थी, जो कि पहली राजधानी थी। ठीक है, देखिए सिंहल जो की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी, जिसे राजराज प्रथम एवं सिंहल नरेश महिंद पंचम के बीच हुए युद्ध में सिंहल नरेश के पराजित हो जाने पर चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज का अधिकार हो गया। फिर सिंहल पर अधिकार करने के बाद राजराज ने वहां अपना एक प्रांत स्थापित किया। चोलों ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोनरव को अपनी राजधानी बनाई तथा इसका नाम जननाथ मंगलम रख दिया। ठीक है, तो जो श्रीलंकन राष्ट्र की जो पहली राजधानी थी वो अनुराधापुर थी। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है चौथा, कि प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर डैश डैश में स्थित है। यानी जो बृहदेश्वर मंदिर था वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिया है ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। देखिए ये भी क्वेश्चन 2016 के जनवरी में पूछा गया है फर्स्ट पाली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा तमिलनाडु, यानी प्रसिद्ध। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ठीक है, जो तमिलनाडु है उसमें एक जिला है तंजावुर और उसी में यह मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर है वह स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो राजराज प्रथम के ही काल में हुआ था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो ये है राजेंद्र चोल। अब जो बी ऑप्शन है वो है कुलोतुंग चोल थर्ड, सी है राजराज चोल थर्ड और डी है विक्रम चोल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि किस राजा ने गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण जो है वह राजेंद्र चोल फर्स्ट ने यानी प्रथम ने किया था। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या है कि
जो राजराज प्रथम था उसकी मृत्यु के बाद उसका जो यगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम जो था वो सम्राट बना। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप को जीत लिया जो कि श्रीलंका में स्थित है, तथा फिर वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया। फिर तथा पाल शासक महिपाल जो था उसको पराजित किया। कौन पराजित किया? तो उसका जो योग्यतम पुत्र, किसका योग्यतम पुत्र? तो राजराज प्रथम का योग्यतम जो पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, जिसने कोंडचोलपुरम, ठीक है ना, इस मंदिर का निर्माण किया था। तो किसका पुत्र था? राजराज प्रथम का पुत्र था। कौन था? तो राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने 1017 ईस्वी में यह सम्राट बना और यह संपूर्ण जो सिंहल द्वीप था जो कि श्रीलंका में स्थित है उसको जीता। फिर सिंहल के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर अपने चोल राज्य में लाया। फिर पवित्र गंगा जल को लाने के उद्देश्य से वह उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया, जहाँ पे पाल शासक महिपाल को पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की, गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। यहाँ पर उसने चोल गंगम नामक तालाब भी खुदवाया, ठीक है। यानी उसने तो गंगैकोंड की उपाधि धारण करने के बाद इसी नाम से उस चोल राज्य में गंगैकोंड चोलपुरम जो मंदिर था उसका निर्माण कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो छठवां जो है क्वेश्चन, वो क्या है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए चोल राजवंश जिसका एक शासक जो राजराज भी था और राजेंद्र प्रथम भी था, जिस जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी वंश से ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है कि चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे। देखिए ये जो दिया है राजराज चोल थर्ड, राजेंद्र चोल थर्ड और विजयपाल चोल, डी है कोलुथुंगा चोल थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राजेंद्र चोल, जो राजेंद्र चोल थर्ड, ठीक है। राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। उसने क्या किया कि चोल शक्ति का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया और उसने पांड्यों पर आक्रमण करके सुंदर पांड्य द्वितीय को पराजित किया, परंतु चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने पांड्यों का साथ दिया, जिससे राजेंद्र के प्रयास सफल न हो सके। फिर 1279 ईस्वी में उसे पांड्य शासक कुलशेखर के हाथों पुनः पराजित होना पड़ा। इसके साथ ही चोल राज्य तथा शासन का अंत हो गया और पांड्य नरेश कुलशेखर समस्त चोल मंडल का सार्वभौम शासक बन बैठा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र चोल थर्ड, ठीक। देखिए सातवां जो क्वेश्चन है, पहले चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया है तमिलनाडु, केरल, बी है उड़ीसा और बंगाल, सी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और डी है महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए अभी 2016 के रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा में 7 अप्रैल और 18 अप्रैल को 2 बार पूछ चुका है, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहले चेर वंश जो थे वो किन राजाओं पर शासन किए, तो
ये होगा किन राज्य पर शासन किए? तो तमिलनाडु और केरल। यानी जो चेर वंश के राजा थे वो तमिलनाडु और केरल राज्य पर शासन किए। चेर राज्य जो था आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चोल राज्य के समान यह भी एक प्राचीन तमिल राज्य था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था और चेर शासकों के समय मुजरिम को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। यानी चेर शासकों के समय में मुजरिम के लिए प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था, जिसमें उनको रखा जाता था। और उनका जो राजकीय चिन्ह था, चेर वंश का राजकीय जो चिन्ह था वो धनुष था। और हमारा क्वेश्चन यही था कि चेर पहले के जो चेर वंश थे वो किन राजाओं पर शासन किया था। सबसे पहले किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका जो आंसर था तमिलनाडु। यानी चेर वंश के जो राजा थे वो पहले तमिलनाडु और केरल राज्य पर राज्य किए, यानी शासन किए। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? क्वेश्चन मार्क है। ए है कालिदास तिरुवल्लुवर, सी है कबीर और डी है मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर हैं। ठीक है, तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है, जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है और इसके रचयिता तिरुवल्लुर हैं। इसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुर हैं। इसे तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचारशास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। अब देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्य कृति संस्कृत में रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी साहित्य कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तो ऑप्शन में दिया है कि रत्नावली, तिरुकुरल, सी है राजतरंगिणी और डी है मेघदूत। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 में फर्स्ट वाले में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। यानी तिरुकुरल जो है, तिरुकुरल जो कि अभी हम पढ़े हैं, तिरुकुरल संस्कृत में इसको लिखा गया है और इसके रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुर थे। अभी हम पढ़े 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए दिया है तिरुवल्लुर किसके रचयिता है? तो तिरुकुरल। और तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत के में लिखा गया है। अब देखिए जो 10वां क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव ऑप्शन में दिया है राजचोल, बी है महेंद्र वर्मन, सी है राजसिम्हा और डी है विक्रमादित्य। ये देखिए BRRB NTPC ऑनलाइन परीक्षा 2016 के 16 अप्रैल को पूछा गया है। कब? तो सेकंड पाली में। इसका जो राइट आंसर होगा महेंद्र वर्मन। यानी जो पल्लव वंश के जो विक्रमादित्य जो राजा थे वो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है यह प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति से है, जो कि 11 नंबर का है। देखिए हाँ 11वां क्वेश्चन है, भारत प्राचीन कला एवं संस्कृति। यह 11वां क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है?
यह प्राचीन भारत से क्वेश्चन है, कला एवं संस्कृति से, कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो अपन दिया 1000 साल, बी है 5000 साल, सी है 30000 साल और डी है 300 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा, 30,000 साल, यानी भीमबेटका की गुफाएं जो है 30,000 साल पुरानी 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ठीक है, 30,000 साल पुरानी। देखिए जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो क्या है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। अब देखिए भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती थी, 30,000 साल। अब पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी राइट आंसर, यानी मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। और कितने साल पुरानी है, तो 30,000 साल पुरानी है। ठीक, अब आते हैं अपने देखिए 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो ऑप्शन में दिया है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है कनिष्क। बी है इसका जो राइट आंसर होगा, बी होगा, विख्यात सांची स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। और देखिए इसके बारे में क्या है, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। किसकी, विख्यात सांची स्तूप की। जो हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क है। पहला है ऑप्शन सारनाथ, बी है सांची, सी है कोणार्क और डी है महाबलीपुरम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका सारनाथ होगा, ए राइट आंसर होगा। सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि धमेक स्तूप की वह स्थान है जहाँ पर जो भगवान बुद्ध थे वह अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे, यानी पहली बार उपदेश दिए थे। कौन सा स्थान है, तो धमेक। ठीक है, धमेक स्तूप जो वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहली बार उपदेश दिए थे और यहीं पर इनका धमेक स्तूप स्थित है। जो बौद्ध तीर्थ स्थान जो है, यह भी जो 15वां क्वेश्चन है कि बौद्ध तीर्थ स्थान जो है दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, यानी पूछा जा रहा है यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, क्वेश्चन मार्क है। कि ए मलेशिया में, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है चीन, यानी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। जो बौद्ध तीर्थ स्थान जो है जिसका नाम दांत का मंदिर है, यह स्थान श्रीलंका में स्थित है। यह स्थान जो है श्रीलंका में स्थित है। अब देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अजंता की गुफाएं जो कि 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है और विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह डैश डैश में स्थित है, यानी वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है, पूछ रहा है यहाँ स्थित है या कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन में है ए अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में है, बी औरंगाबाद, यह भी महाराष्ट्र में, सी है पुणे और डी है रत्नागिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा, यानी औरंगाबाद राइट आंसर होगा। कि
वह स्थान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर 30 चट्टानों को काटकर इन अजंता की गुफाओं को बनाया गया है, जो कि बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है, और यह भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण भी है। अब देखिए जो हमारा 17वां क्वेश्चन है वो ये है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते थे। खजुराहो का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ वे मंदिरों में कदरियाई महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। जो जो कदरिया महादेव मंदिर है वो सर्वोत्तम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसी राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह खजुराहो का स्मारक स्थित है, पाया जाता है। देखिए जो 18वां क्वेश्चन है वो है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस टाइप को उजागर करता है। तो ऑप्शन में है यूनानी शैली, बी है भूमिका शैली, सी वेसरा शैली और डी है नागर शैली। ये अभी देखिए जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 29 अप्रैल को फर्स्ट वाले में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा नागर शैली, यानी खजुराहो मंदिर वास्तुकला नागर शैली को उजागर करता है, ठीक है। देखिए अब जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। विमल शाह द्वारा निर्मित या एक शासक है, ठीक है। तो इनके द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया दिलवाड़ा मंदिर, बी है बृहदेश्वर मंदिर, सी है ओंकारेश्वर मंदिर और डी है रानकपुर आदिनाथ मंदिर। तो इस विमल शाह के द्वारा जो निर्मित संगमरमर का जो मंदिर है वो है दिलवाड़ा का मंदिर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो दिलवाड़े के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है विमल व शाही मंदिर है। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित एक सर्वाधिक प्राचीन मंदिर भी है। किसको? तो ऋषभदेव, ठीक है। देखिए इस मंदिर को 1031 ईस्वी में बनाया गया था। किस समय बनाया गया था? तो 1031 में बनाया गया था। किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था, जो कि संगमरमर का मंदिर था। और उस मंदिर का क्या नाम था? तो दिलवाड़ा मंदिर कब बनाया गया था? 1031 ईस्वी में। अब देखिए जो हमारा 20वां क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन में दिया है शेषाद्री, बी है नीलाद्री, सी है नारायणाद्री और डी है हमारा वेंकटाद्री, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी राइट आंसर होगा वेंकटाद्री। जो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर है वो वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो 21 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है,
कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुर में स्थित है। क्या नाम है मंदिर का? तो कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल ने बनवाया था। तो जो कांचीपुरम में जो मंदिर स्थित है कैलाशनाथ मंदिर, इस मंदिर को किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो देखिए ऑप्शन में दिया है कि चोल, बी है पल्लव, सी है पांड्या या डी है चेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर जो है पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था। यह देखिए प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी यानी ऑनलाइन रेलवे एनटीपीसी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा 2017 में 18 जनवरी को सेकेंड पाली में पूछा गया था। और जो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन जो है, जो 22वां क्वेश्चन है वो है मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है। नीचे दिया है निम्नलिखित जो विकल्प है उनमें से हमें टिक करना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में दिया है ए तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है महाराष्ट्र। ये भी देखिए प्रश्न जो है 2017 में भी पूछा जा चुका है और यह जो एग्ज़ाम जो है 2019 का इसमें भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इग्नोर ना करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु होगा, यानी मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये जो मीनाक्षी मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर है उसमें स्थित यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती जो कि मीनाक्षी के नाम से जानी जाती थी को समर्पित है। ठीक है, अब देखिए जो 23वां क्वेश्चन है, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही वह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया हुआ है? क्वेश्चन कर रहा है कि वह किस धातु से बनाया गया है कि ना तो वो संक्षारित होता है और ना ही उसमें जंग लगती है। वो क्या चीज़ है? तो अशोक का स्तंभ है। अशोक स्तंभ में ऐसा क्यों होता है? वो किस धातु का बना है? ऑप्शन में दिया है लोहा, बी है कांसा, सी है टेराकोटा और डी है एकल चट्टान पत्थर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये लोहा से बना है। जो दिल्ली में अशोक स्तंभ जो है यह किसका बनाया गया है? तो लोहा का बनाया गया है। ना तो जंग लगता है और ना ही संक्षारित होता है। देखिए अशोक स्तंभ मौर्य वंशी मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। किसको? तो अशोक स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक। कब बनाए थे? तो 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाए थे। यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार के समीप स्थित है और महरौली में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने महान भारतीय वैज्ञानिक व गणितज्ञ वारामिहिर के अनुसंधान हेतु वेधशाला बनवाई थी, जिसका नामकरण उनके नाम पर मिहिरावली किया गया, जो कि समय के साथ महरौली हो गया। तो देखिए जो महरौली नाम है जो दिल्ली में स्थित है इसका भी हिस्ट्री है। यह जो है भारतीय वैज्ञानिक व गणितज्ञ वारामिहिर जो थे उन्हीं के अनुसंधान हेतु वेधशाला एक बनवाई गई थी, जिसका नामकरण उनके नाम पर ही मिहिरावली किया गया। यानी जो गणितज्ञ वारामिहिर थे जो थे उनके नाम पर एक वेधशाला बनाई गई और उस वेधशाला का नाम पड़ा मिहिरावली। तो इसी मिहिरावली को समय के साथ साथ चलते चलते यह मिहिरावली बदल करके महरौली हो गया। ठीक, तो आज महरौली से यह विख्यात है। और लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा जो है 98% रखी गई है। तो
तो आप ये क्वेश्चन खोज करके और बताइएगा कि 98% अगर उसमें लोहा है तो जो हमारा 2% है वो क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए अभी जो है हमारा क्वेश्चन 24 नंबर का है, 24वां है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है बंगाल की खाड़ी, बी है पाल्क स्ट्रेट, सी है हिंद महासागर और डी अरब सागर। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा डी अरब सागर होगा, यानी एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया है कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और डी है मुक्तेश्वर मंदिर। यानी निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूरोपीय नाविक जो है ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और ये मंदिर कौन सा है, तो देखिए कोणार्क का मंदिर है जिसे यूरोपीय नाविक जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। पूरी स्थिति कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोंगगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे क्या कहा जाता है, काला पैगोडा। ठीक है, तो देखिए अगला जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी, यह भी पूछा गया था। ये अभी पूछा गया था कि 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब पूछ रहा है कि कितनी प्राचीन। देखिए वो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ स्थित है, तो आप हम बताए थे औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, अब पूछ रहा है यह कितनी प्राचीन है, तो ऑप्शन में दिया है ए जो है 8वीं सदी ईसा पूर्व, बी है 2री सदी ईसा पूर्व और सी 6ठी, डी है 4थी सदी ईसा पूर्व। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, यानी 2री सदी ईसा पूर्व। या पुरानी है 2री सदी ईसा पूर्व, यह क्या है पुरानी है और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको 30 चट्टानों से काट करके बनाया गया है। देखिए फ्रेंड, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 27 नंबर का 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीधी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है। तो देखिए ये है संस्कृत, बी है जातीयता, सी है समुदाय और डी है हमारा अवतरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृत, यानी संस्कृत जो है सीधी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 28वां जो क्वेश्चन है, यह प्रारंभिक मध्यकाल से क्वेश्चन है और हम बस इसके बाद 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद से ये हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गाय में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। गांव में पूछा है, कायादार गांव में। तो देखिए ऑप्शन है भीमदेव सोलंकी प्रथम, बी है कुलोथुंगा चोल प्रथम, बी सी है भीमदेव सोलंकी द्वितीय और डी है कुलोथुंगा चोल द्वितीय। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय, यानी जो भीमदेव सोलंकी द्वितीय हैं वह मोहम्मद गौरी को हराए थे। ठीक है, देखिए अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो सल्तनत काल से है। सल्तनत काल से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आरआरबी एंड पीसी एग्जाम में। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। आप ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या दिया है, और इसमें जो दिखा गया है आप स्क्रीनशॉट करके आगे पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है 30 और आखिरी क्वेश्चन, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। यह बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, और यह जब लड़के 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास में रहते हैं तभी से यह क्वेश्चन हमें याद है कि यह सभी को याद हो जाता है, और यह बहुत ही चर्चित है स्टूडेंट के बीच में। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन दिया है आगरा, बी है अजमेर, और सी है अहमदाबाद, और डी है माउंट आबू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अजमेर राइट आंसर होगा, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्व में एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तुड़वाकर ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो शुरुआती दौर में वह एक संस्कृत विद्यालय था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, और यह तभी से मशहूर है 2.5 दिन के झोपड़े के इस नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि 30वां क्वेश्चन था। और ऐसे ही और भी वीडियो और क्वेश्चन के वीडियो पाने के लिए जो कि RRB NTPC में पूछे जा चुके हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबा करके उसके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो अपलोड होने पर इस वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो RRB रेलवे वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसे आप जा कर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको वीडियो की PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। और वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है या कोई दिक्कत है, वीडियो में कुछ त्रुटि है, तो आप लास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स दोस्त वीडियो देखने के लिए।